सो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ेब एफएम डिजिटल। तो अब हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक तो है, मगर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कहते हैं कि भाई आप अपने इल्म के साथ, अपने काम के साथ और अपनी फ्यूचर को देखते हुए बहुत सी चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप जब डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ जब काम कर रहे होते हैं तो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, एंड देन अगेन उन डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को लेके आप अपने फ्यूचर को डिज़ाइन करते हैं। तो आज हमारे जो दोस्त हैं वो मेरे समवॉट ये कहेंगे बैचमेट भी हैं, और हम 3-4 कोर्सेज में साथ पढ़ भी चुके हैं। और जिस इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है वो पाकिस्तान की जीडीपी में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे हम कह रहे हैं कि प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान है, तो प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान को देखते हुए अगर हम उस इंडस्ट्री को पाकिस्तान की प्रोग्रेस से निकाल दें तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा धचका लग सकता है, और कहीं ना कहीं वो धचका लगा भी है। तो आज की एपिसोड में हम उनसे भी डिस्कशन करेंगे कि भाई आपकी फील्ड और जो आपकी इंडस्ट्री है वो किस तरह ग्रोथ कर रही है और पाकिस्तान की प्रोग्रेस के अंदर कैसे कंट्रीब्यूशन अदा कर रही है। तो मेरे साथ मेरे बहुत ही बेहतरीन दोस्त हैं, और अल्लाह उनको सलामत रखे। बहुत सारे मामलात में वो हमारे, जैसे हम कहते हैं ना कि एडवाइज़र भी हैं, और बहुत सारी चीज़ों में हमारी काउंसलिंग भी करते हैं। तो हमारे साथ है हामिद फराज राव। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया, और इसके अलावा आपने जितना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है उसमें तो मुझे फील आ रहा है कि पहले आप कहाँ थे, तो मुझे इतना अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाने के यार लिए। मैं 76 ईयर की प्रोग्रेस देख रहा था पीछे बैठ के। अब जो है ना, आप मुझे फ्रेंड मिलाए कि मैं भी आके अपना कंट्रीब्यूशन दूं। फराज, जैसे हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ग्रोथ के अंदर नो डाउट टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, और कुछ नाम ऐसे इस इंडस्ट्री के अंदर हैं जिनका नाम, मतलब हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान की बैकबोन के हवाले से भी माना जाता है स्पेसिफिक टू दिस इंडस्ट्री, जिसमें नो डाउट सर फहरिस्त गुल अहमद का भी नाम होता है, और वहाँ आप काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये बताएं कि गुल अहमद से पहले कहाँ पर, या आपका करियर टेक्सटाइल से स्टार्ट हुआ, किस फील्ड से आपका करियर स्टार्ट हुआ? एक्चुअली एक पाकिस्तान में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है रिगार्डिंग द करियर काउंसलिंग। मैंने स्टार्ट किया 2007 में अपने करियर का टेक्सटाइल से। बिफोर दैट आई डिड माय ग्राफिक डिजाइनिंग। तो क्योंकि हमारे यहाँ करियर काउंसिल का बहुत बड़ा एक गैप है, तो हुआ ये कि पहले ग्राफिक डिजाइनिंग का एक एरा था कि ग्राफिक डिजाइनिंग करें, बट समहाउ एक्सीडेंटली मैं टेक्सटाइल में आ गया। 2007 में मैंने फर्स्ट टाइम टेक्सटाइल को ज्वाइन किया। देन आई केम टू नो कि टेक्सटाइल तो एक बहुत वास्ट फील्ड है और जीडीपी में इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, अभी आपको भी पता है और वैसे रिसर्च में भी है। तो जब हमने इसको देखा तो मैंने देखा कि यार टेक्सटाइल एक बहुत वास्ट फील्ड है, क्यों ना इसी में अपने करियर को परस्यू किया जाए। 2007 ऑनवर्ड्स मैंने इस करियर को अपना जो है एक एंड करियर इसी में करने का प्लान किया है, क्योंकि टेक्सटाइल एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो 2007 से लेकर मैं डिफरेंट बड़ी कंपनीज का पार्ट रहा, और एट द मोमेंट मैं अभी गुल अहमद में एज अ मैनेजर मर्चेंडाइजिंग जॉब कर रहा हूँ, और इट्स बीन 7 इयर्स कि मैं स्टिल इन गुल अहमद। 2016 में मैंने ज्वाइन किया था इवन। तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो जब हम टेक्सटाइल में आते हैं तो टेक्सटाइल में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं। तो करियर स्टार्ट करने की सबसे पहली वजह ये थी कि एक वास्ट फील्ड है, जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है, लर्निंग एस्पेक्ट्स है, और क्योंकि ये टेक्सटाइल जो है कपड़ों से रिलेटेड होती है, तो आपका जो कपड़ा पहनना और फैशन ट्रेंड्स है ये कभी खत्म नहीं होता। Indeed. तो इसमें आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है। तो क्योंकि आप जब एक्सपोर्ट वाली साइड से होते हैं तो आपको एक ग्लोबली फैशन ट्रेंड्स का पता चल रहा होता है, तो आपकी इंटरेक्शन रहती है कस्टमर से, बड़े ब्रांड्स के साथ आप इंटरेक्टेड रहते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट होता है, जिसमें आप अपनी पर्सनल ग्रोथ भी कर सकते हैं, कंपनी के अंदर आप एक पॉजिटिव रोल भी प्ले कर सकते हैं, एक वैल्यू एडिशन आपका हो सकता है अगर आप एक राइट पाथ के ऊपर हैं। सही। तो अगेन बात ये आती है कि डिफरेंट मामलात है। तो मुझे ये बताएं कि टेक्सटाइल के अंदर ये मर्चेंडाइजिंग एक बड़ा ही डिफरेंट सा वर्ड आ रहा है। जैसे आपने बताया कि आप एज मैनेजर मर्चेंडाइज काम कर रहे हैं, तो टेक्सटाइल के अंदर मर्चेंडाइजिंग का क्या कंट्रीब्यूशन है और किस तरह ये प्रोसेस हो रहा है? आपने बहुत एक अच्छा और क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चीजें क्लियर थी। मर्चेंट बेसिकली तिजारत को कहते हैं, और मर्चेंडाइजर जो होता है वो तिजारत करने वाला होता है। तो टेक्सटाइल के अंदर दो मीनिंग निकलते हैं। एक मर्चेंडाइजर वो होता है जो एग्जीक्यूशन पार्ट को देखता है, वॉल्दो के उसके लघवी मायने जो है वो है तिजारत करने वाला। तो मर्चेंडाइजिंग मैनेजर जो होता है बेसिकली इसका रोल ये होता है कि आपकी जितने कस्टमर, बेसिकली मर्चेंडाइजर इज अ ब्रिज बिटवीन कस्टमर एंड द फैक्ट्री।
तो मर्चेंडाइजर का मेन रोल होता है कि कस्टमर से वो कोऑर्डिनेशन करता है, कोऑर्डिनेशन करके उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, ट्रेंडी सीजन से रिलेटेड जितनी चीजें होती हैं उस पे काम करते हुए अपनी फैक्ट्री को, जो डिफरेंट डिपार्ट्स होते हैं उनको कम्युनिकेट करता है, और देन वो प्रोडक्ट जब एग्जीक्यूट हो जाती है, वो कस्टमर से भेज के अप्रूवल देता है। तो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि एक लैंग्वेज को कन्वर्ट करके उसको लोकल लैंग्वेज में लेकर आता है, और फिर कस्टमर की चीज को समझते हुए उसको वापस से रिवर्ट करता है। अच्छा, सही। कि कस्टमर को चाहिए क्या, क्या चीज नहीं चाहिए, देन ही डिलीवर टू देयर फैक्ट्री एम्प्लॉयज के आपका डिफरेंट डिपार्ट से कि ये चीज चाहिए। तो वो फिर बेसिकली मर्चेंडाइजर का ये इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मर्चेंडाइजर जो होता है वो मार्केटिंग पार्ट को भी देख रहा होता है समहाउ, बट क्योंकि हमारे यहाँ डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो कुछ मर्चेंडाइजर जो होते हैं प्योरली मर्चेंडाइजिंग कर रहे होते हैं, उनका मार्केटिंग से या सेल से ताल्लुक नहीं होता, बट समहाउ दे आर इंटर कनेक्टेड विद ईच अदर। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम 3-4 टर्म्स सुनते हैं इस फील्ड के अंदर कि भाई टेक्सटाइल, फैब्रिक, अपरेल, डेनिम। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है क्योंकि एक बड़े स्फीयर पे हम देखते हैं तो भाई टेक्सटाइल्स, ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर भी हम देखते हैं कि लिखा होता है टेक्सटाइल, मगर जब अंदर कोई प्रोसेस करने जाते हैं तो वो बोलते हैं यार यहाँ तो अपरेल का मामला है और यहाँ पर तो डेनिम का मामला है, यहाँ पर तो फैब्रिक्स होता है। ये क्या है, मतलब किस तरह से ये बेसिकली अगर आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे ना, टेक्सटाइल बेसिकली इट्स अ अम्ब्रेला। अंडर टेक्सटाइल देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज। टेक्सटाइल के अंदर आप वोवन अपैरल कैटेगरी में आ जाते हैं। अपैरल में बेसिकली आपकी वो चीजें जो कि पहनने से रिलेटेड है, टॉप, बॉटम्स, ठीक है। इसके अंदर भी कैटेगराइज है, वोवन है, नॉन डेनम है, डेनम है, नेट्स है। अब आपके नेट्स में सारे टी शर्ट्स वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं। वोवन में आपके डेनम, नॉन डेनम आ जाता है, जो हम डेनम की पैंट्स पहनते हैं, नॉन डेनम। फिर इसके अंदर टॉप बॉटम्स अलग हैं। तो ये अपैरल की अम्ब्रेला में फॉल करता है। पैरेलल टू दिस अगर हम जाए तो होम टेक्सटाइल, वो होम टेक्सटाइल जो आपकी प्रोडक्ट होती हैं, बेडिंग हो गई, कर्टन्स हो गए, आपकी फिटेड शीट्स हो गई, पिलोज हो गए, पिलो कवर हो गए, क्विल्ट कवर हो गए, ये सारे फिर होम टेक्सटाइल में आते हैं। तो हम इसको हमेशा इससे डिफरेंशिएट करते हैं, अपैरल को अलग लेके चलते हैं और होम टेक्सटाइल को अलग लेके चलते हैं। तो ये वाकई में कंफ्यूजन है। ये आप भी बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि टेक्सटाइल की जब उसमें आते हैं तो वो अपना करियर किस में परस्यू करे, इधर अपैरल इधर होम टेक्सटाइल। फिर अगर अपैरल में करें तो किस में करें, नेट्स में करें या वोवन उसमें करें। तो क्योंकि हर उसका डायनामिक्स, हर एक की कैलकुलेशन बिल्कुल अलग है। जो होम टेक्सटाइल है उसका पैटर्न जो मर्चेंडाइजिंग या मार्केटिंग का वो बिल्कुल अलग है, उसके ट्रेंड्स अलग है। अगर आप अपैरल पे आएंगे, अपैरल का बिल्कुल ट्रेंड्स अलग है क्योंकि वो फैशन, शॉर्ट टर्म फैशन के ऊपर वो करता है, बेस करता है। तो वो फैशन बहुत स्पीडली चेंज होता है। तो यूरोप में फिर अलग आपका ट्रेंड चल रहा है, यूएस में अलग चल रहा है। तो ये बहुत एक थोड़ा सा, बहुत कह लें या थोड़ा कह लें, बट ये कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप इसकी बेसलाइन नहीं समझेंगे तो आप आगे कंफ्यूज ही रहेंगे। तो अगर आप इसको कैटेगराइज करेंगे, अपैरल, अपैरल में डेनम, नॉन डेनम, नेट्स। होम टेक्सटाइल, होम टेक्सटाइल में क्या, बेडिंग, कर्टन्स, पिलो कवर, क्विल्ट कवर, वो सारे होम टेक्सटाइल में फॉल करते हैं। सही। अच्छा, ऑब्वियसली जैसे आपने बताया यूरोप या यूएसए वगैरह, जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान की जो जीडीपी में है वो बहुत बड़ा अच्छा और बहुत ही वाफे मिकदार में एक रोल रहा है टेक्सटाइल का। एग्जैक्टली। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप क्या देख रहे हैं कि इस प्रोग्रेस में किस कदर तेजी आई, और जो इस वक्त लास्ट 5-6 साल गुजरे हैं तो कंडीशंस हमने देखा है कि प्रीवियस 5 से 10 साल से थोड़ी डिफरेंट है इंडस्ट्री के लिए। काफ़ी सारी इंडस्ट्री हमने सुना है कि शिफ्ट हो गई है दूसरी कंट्रीज के अंदर। तो आप क्या देख रहे हैं कि आप इस मामले को तेजी में बढ़ते हुए देख रहे हैं या शिफ्ट हो रहा है, नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को, क्या इसको देखिए अगर आपने बात की 4-5 साल की ट्रेंड्स की, अगर हम 4-5 साल का ट्रेंड्स चेक करें तो हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहा है फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग पे, इवन दो कि आगे भी इसके ब्राइट फ्यूचर है। बट आपको पता है कि चीजों को वक्त के साथ साथ जो है ना चेंज करना जरूरी होता है, नई स्ट्रेटेजीज, नई चीजों को अडॉप्ट करना जरूरी होता है, अदरवाइज आप ऑब्सोलेट हो जाते हैं। तो करने की क्या चीज है, अगर आप देखें कि कोविड से पहले हमारी सिचुएशन बहुत अच्छी थी, कोविड के बाद सब परेशान थे क्योंकि एक अनफोर्सिन सिचुएशन थी, नोबडी नोज कि कोविड कैसे आया, कब तक जाएगा, क्या होगा। तो उस टाइम एक टेक्सटाइल वालों के लिए एक सोचने का था कि फोर्सी करने के लिए आगे क्या करेंगे। आपको पता है, मजे की बात बताऊं कि जब कोविड गया, जो कोविड वाला फाइनेंशियल ईयर था वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहा फाइनेंशियल ईयर में। रीजन बिहाइंड, जिन लोगों ने डाइवर्सिफिकेशन की, एक बहुत जबरदस्त टर्म है डाइवर्सिफिकेशन, जिन टेक्सटाइल कंपनीज ने डाइवर्सिफिकेशन की वो कामयाब हो गए, जिन्होंने नहीं की
वो आहिस्ता आहिस्ता करके ऑब्सोलेट हो गए या फिर उनको दूसरी जगह बिजनेस शिफ्ट करना पड़ा। अगर हम देखें, अगर आप बात करते हैं कि आगे क्या होगा, आगे हम क्या फोर्सी कर रहे हैं, अभी का जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है इसमें बहुत सारे लोग बिलो द लाइन रहे हैं अपनी सेल के लिए। रीजन बिहाइंड, क्योंकि उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन नहीं की और ट्रेंड को नहीं समझा। अब आपको पता है ग्लोबली सिचुएशन कितनी चेंज हो रही है, बाइंग पावर खत्म हो रही है, लोग नेसेसिटी की तरफ आ गए हैं। आपकी जो वेयरिंग वाली साइड है उसको उन्होंने पीछे कर दिया, क्योंकि यूरोपियन या यूएस वाले लोग होते हैं बहुत कैलकुलेटेड चलते हैं। दे फर्स्ट फोकस ऑन द नेसेसिटी, आफ्टर दैट दे पुट मनी ऑन एसेसरीज और समथिंग एल्स। ठीक है, तो अब जो आगे का ट्रेंड है ना, आगे का थोड़ा ट्रिकी ट्रेंड है। ट्रिकी ट्रेंड ये है कि अगर हमें सरवाइव करना है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, इधर इन पाकिस्तान, इधर इन अनदर कंट्री, तो हमें क्या करना है, हमें डाइवर्सिफिकेशन करनी है और फोर्स करना है ट्रेंड को कि यूरोप किस तरह बिहेव कर रहा है, यूएस का कंज्यूमर किस तरह बिहेव कर रहा है, बाइंग पावर क्या है। उसके साथ साथ अगर कंपनीज ने अपनी एफिशिएंसी को कंट्रोल ना किया, अपने एक्सपेंस को रीलुक नहीं किया, तो फिर मुश्किल है। बट लोग क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिव होके काम कर रहे हैं, इवन दो उनकी प्रोएक्टिव अप्रोच जो है कंपनीज को फायदे में भी लेके जा रही है। यही वजह है कि कंपनीज जो बिलो द लाइन, अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्ट उठाएंगे 2020, 22 और 23 की, तो बहुत ज्यादा दूर नहीं रहे पिछले टारगेट से। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं, बट इसके लिए राइट स्ट्रेटेजी एट राइट टाइम बहुत जरूरी। सही। अच्छा, मतलब इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी जो इंडस्ट्री है स्पेशली टेक्सटाइल की, वो अपना फ्लश करना चाहे तो उसके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है और उनको अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए अपनी मतलब जस्ट लाइक स्ट्रेटजीज को और मजीद डेवलप करना पड़ेगा, उनको मजीद इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, हमारी जो कैपेसिटी है इवन किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने की, स्पेसिफिकली जैसे हम अपैरल की बात करें या टेक्सटाइल्स की बात करें, जैसे होम टेक्सटाइल्स की आपने बात की, उस हवाले से आप क्या देखते हैं कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव हुई है या उसमें भी कोई प्रॉब्लम है? देखिए, बाइंग पावर क्योंकि ओवरऑल कम हुई है, ठीक है, कंपनीज नॉट ऑन 100% एफिशिएंसी एट द मोमेंट। ठीक है, अब हमें जो मेन जरूरत है ना, वो जरूरत है ट्रेंड को समझते हुए अपनी कैपेसिटी को अलाइन करने की। अगर मैं 1 मिलियन की कैपेसिटी लेके बैठा हुआ हूँ बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिकॉर्ड्स और आगे मैं फोर्सी कर रहा हूँ कि बाइंग पावर नहीं है, तो मुझे चीजों को कट डाउन करना जरूरी है, क्योंकि सिचुएशन अभी हमारी फेवर में नहीं है टेक्सटाइल की। रीजन बिहाइंड कि नेसेसिटी जो है ना वो बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। सही। पेट्रोल महंगा हो गया है, आपकी दूसरी चीजें महंगी हो गई, तो हमें अभी फोर्सी करते हुए कॉस्ट को कट डाउन करना है। तो आगे का ट्रेंड जो है अभी ट्रिकी है, उसके ऊपर सिर्फ ये देखना है कि हमें कैसे अपने बजट को रिलीज करना है और उसको अच्छे से रीयूटिलाइज करना है। तो अभी ट्रेंड हमारे फेवर में इसलिए नहीं है कि ग्लोबली क्या चल रहा है वो पता नहीं चलता, ट्रेंड एकदम चेंज होता है। बट एट द मोमेंट जो बाइंग पावर है, जो बड़े जो एनालिटिक्स हैं वो फोर्सी कर रहे हैं, वो अभी स्लो है, तो वो अभी इतना पेस नहीं है जैसा पहले था। बट ये है कि ये सर्वाइवल है, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम खत्म हो जाएगा ये। सही, मतलब होप फॉर द बेस्ट। होप फॉर द बेस्ट, एग्जैक्टली, क्योंकि टेक्सटाइल चलनी है, कॉटन पाकिस्तान की, यार्न हम लोग अपना खुद बना रहे हैं, वीविंग हमारे पास है, हमारे पास बेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं कंपनीज के अंदर, हमारे पास सबसे बड़ी चीज है कमिटमेंट है, क्वालिटीज दे रहे हैं हम लोग, ऑन टाइम शिपमेंट्स दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी यूरोपियन कंट्री, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट दूसरों को बीट कर रही है, दूसरों को क्वालिटी के मामले में बीट कर रही है, ऑन टाइम डिलीवरी के मामले में, प्राइसिंग के मामले में। बट जो चैलेंजेस है वो ग्लोबली चैलेंज है, वो हर कोई फेस कर रहा है, इवन हम है या कोई भी कंट्री है, सब फेस कर रहे हैं। अच्छा, आप तकरीबन 2007 से इस फील्ड में है, तो आपने 2007 से लेकर आज 2023 है, ठीक है, इतने बड़े अरसे में आपने क्या देखा है कि किस किस कंट्रीज में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जा रही है और वहां से पाकिस्तान के लिए कितना रेवेन्यू या ये कहें कि पाकिस्तान के लिए कितना एप्रिसिएशन जनरेट हो रही है? देखिए, हमारे पास जो हम मेन टारगेट करते हैं, हमारे पास यूरोप की कंट्रीज में इटली है, जर्मनी हमारा बहुत बड़ा बायर है, यूएस में चले जाएं, यूएस की हमारे पास वॉल्यूम बेस प्रोडक्ट्स जाती हैं। जो हमारे पास सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट्स हो रहा होता है कम क्वांटिटी में, वो यूरोप हमें दे रहा होता है, क्योंकि यूरोप का जो ट्रेंड है वो बहुत फास्ट पेस के ऊपर है। सही। यूरोप के पैरेलल अगर हम यूएस जाएं, यूएस हमारा वॉल्यूम बेस है, उसकी क्वांटिटीज बड़ी हैं, बट जो रेवेन्यू मेन जनरेट हो रहा होता है वो यूरोप से जनरेट हो रहा होता है। तो यूरोप की क्योंकि फैशन मार्केट है, तो वहां पे हम लोग सबसे ज्यादा कर रहे होते हैं, जिसमें आपका जो मेजर है वो जर्मनी है, इटली है, इटली के पास आपके बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, आपका
क्या कहते हैं, पोलैंड जा रहा है, आपका यूके चले जाए, यूके में बहुत बड़ी मार्केट है आपके ब्रांड्स की, और यूएस में तो ऑब्वियसली है क्योंकि उसका जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जिसमें हमारी मेजर प्रोडक्शन जो है वो शिप होती है। अच्छा, अगेन बात आती है इस चीज़ की कि बहुत सारे लोग जो है ऑब्वियसली स्टूडेंट स्पेशली, क्योंकि हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर बैठे हैं, तो स्टूडेंट्स का माइंडसेट ये होता है कि मुझे किसी ऐसी इनोवेटिव फील्ड के अंदर अपना कैरियर बनाना है जिसमें मैं आगे जाके फ्लर्श करूँ। ठीक इसी तरह जैसे आपने अपने स्टूडेंट्स टाइम्स में ग्राफिक्स के स्टूडेंट थे, फिर आपने टेक्सटाइल का डिसीजन लिया, तो आपने भी ऑब्वियसली कोई मतलब किसी से सजेशन ली होगी या काउंसलिंग की होगी किसी ने आपकी, या किसी ने आपको, जैसे हम आज शो कर रहे हैं तो आपने भी किसी को देखा होगा कि यार ये फील्ड भी बहुत जबरदस्त है और इसमें फ्यूचर डेवलप हो सकता है। ठीक इसी तरह से जो आज बच्चे अंडर ग्रेजुएशन में जा रहे हैं या अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो टेक्सटाइल की फील्ड में आना चाहें, तो उनके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, आप क्या समझते हैं, जैसे लाइक मार्केटिंग एंड सेल्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स के हवाले से? देखिए, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपकी, अगर आप सेल्स या मर्चेंडाइजिंग साइट्स पे आना चाहते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपका विजन क्या है। ठीक है, व्हाट इज योर बॉडी लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना इंसाइट समझना है कि मैं कहाँ कंफर्टेबल हूं। अगर आप सबसे पहले अपने इंसाइट्स को नहीं एक्सप्लोर करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। टेक्सटाइल, आप यार्न से लेके आपका फिनिश प्रोडक्ट तक मल्टीपल डिपार्ट्स आते हैं जहां पे आपको सेल्स चाहिए। ठीक है, सेल्स नॉट ओनली फॉर द फिनिश प्रोडक्ट, आप यार्न की भी सेल कर सकते हैं। आप वीवर हैं तो वहां पे वीविंग की भी वो कर सकते हैं, वीविंग किसी वीवर के पास भी कर सकते हैं। तो मेरे नजदीक जो हमें जो काउंसलिंग मिली और जो आज तक हमें जो सिखाया जाता है वो सिखाया जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, पहली चीज कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी स्ट्रॉन्ग करें। सेकेंडली, अपनी बॉडी लैंग्वेज आपकी प्रेजेंटेबल हो, आप हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, योर कंपनी टू कस्टमर। क्योंकि जब तक आप अच्छे प्रेजेंटर नहीं होंगे, अच्छी चीजों को लेके नहीं जाएंगे सामने, आप पिच नहीं करेंगे, तो आप सेल कैसे करेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो आपके जो न्यू कमर्स हैं, जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, अगर वो इस फील्ड को परस्यू करना चाहते हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंड्स को फॉलो करते रहें, अपनी कम्युनिकेशंस, बॉडी स्किल्स को, बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करें, अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करें। ये चीज आपको जो है एक्स्ट्रा एज देगी किसी भी सेल्स में, इधर आप टेक्सटाइल में हो या किसी भी सेल्स में हो, ये आपको एक एज मिलेगा। तो और टेक्सटाइल की ब्यूटी ये है कि आपको टेक्सटाइल के अंदर आपको डिफरेंट कंट्रीज के कल्चर को समझने का, उनके लोगों को जो सेल्स की टेक्निक्स हैं वो समझने का मौका मिलता है। आपका इंटरेक्शन बहुत सारे लोगों से होता है, तो आपको बहुत सारी लर्निंग होती है। टेक्सटाइल में सबसे बड़ा बेनिफिट ये स्टूडेंट्स को मिल सकता है। तो उसके लिए एमटीओ प्रोग्राम कंपनीज लॉन्च करती हैं, तो आप एमटीओ प्रोग्राम के थ्रू आए, उसमें ग्रोथ भी अच्छी है और एक आप अच्छे सारे डिपार्ट से गो थ्रू होके फिर आपको करियर चूज करने का मौका मिलता है उसके अंदर। अच्छा, हम देखते हैं कि मार्केटिंग, अगर कहीं किसी इंडस्ट्री में भी हम जाते हैं तो मार्केटिंग मोस्टली किसी ब्रांड की ब्रांड पोजीशनिंग के ऊपर काम कर रहा होता है या उसकी मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा काम कर रहा होता है। ठीक, जब हम टेक्सटाइल में देखते हैं तो टेक्सटाइल में मतलब इसकी मार्केटिंग को आप कैसे देखते हैं? फॉर एग्जांपल कोई बच्चा जो स्पेशली मार्केटिंग की डिग्री परसू कर रहा है और वो चाह रहा है मैं टेक्सटाइल में जाऊं, तो ऑब्वियसली हम देखते हैं भाई लॉन्च वगैरह के कमर्शियल्स वगैरह तो आते हैं, या जस्ट लाइक उनके जो भी सेलिंग प्रोडक्ट के ऊपर पम्फलेट्स वगैरह टाइप चीज़ वो बनी होती है उस डिज़ाइन वगैरह से रिलेटेड। इसके अलावा इसकी मार्केटिंग वगैरह कैसे होती है, क्या होता है? देखिए, जो आप या हम लोग देखते आए हैं अपने चाइल्डहुड से, वो है रिटेल मार्केटिंग और डोमेस्टिक लेवल पे है। जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स की सेल्स एंड मार्केटिंग की टेक्निक्स इंटायरली डिफरेंट है। आप उसमें जो कोई भी कस्टमर आप पिच करने जा रहे हैं उसकी आप वेबसाइट को गो थ्रू करते हैं कि वो ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर आपने उसको कट डाउन करते चले जाते हैं कि आप सबसे पहले कंट्री कौन सी ले रहे हैं, उसका ब्रांड कौन सा आप चूज कर रहे हैं, उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, उसका रिव्यूज लेवल क्या है, उसके मुताबिक आप फिर अपनी एक प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। क्योंकि जो यूरोप है या यूएस है, उसके फैब्रिक के ट्रेंड्स चेंज हो रहे होते हैं, उसके स्टाइलिंग के पैटर्न्स चेंज हो रहे होते हैं, फिटिंग जो पैटर्न है वो चेंज हो रहे होते हैं। तो आपके अंदर बेसिकली एनालिटिकल स्किल्स जो है ना वो बड़ी मैटर करती है। सही, ठीक है, उसमें आपको कोई ऐड नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना, जस्ट आपको उनकी प्रोडक्ट और उनकी साइकी समझनी है। देन यू कनेक्टेड विद देयर डिजाइनर्स फिर उसमें से कुछ चीजें निकालते हैं, कुछ चीजें आप उनको गो थ्रू करते हैं। आपने एक प्रोडक्ट बनाई कि भाई आपका जो पैटर्न है, लेट्स से अगर हम ज़ारा जो एक बड़ा कस्टमर है यूरोप का,
हम देखते हैं कि उसका पैटर्न क्या चल रहा है, हमने देखा कि उसको हम एक कपड़ा पिच करते हैं समर के लिए और उसी के फिट के अंदर करते हैं, तो समहाउ क्या होता है, डिजाइनर कहता है कि यार आई लाइक दैट फैब्रिक बट नीड टू चेंज दिस, तो आप सेल्स वाला पर्सन क्या करता है, उसको मॉडिफाई कराता है, देन ही सेंड बैक टू द डिजाइनर, ठीक है, फिर डिजाइनर कहता है हाँ दिस इज ओके, नाउ फिट इज अप्रूव, स्टाइलिंग इज अप्रूव, फैब्रिक इज अप्रूव, देन फिर आती है नेगोशिएशन सेल्स के हवाले से, आप उसकी प्राइसिंग करते हैं, देन आपको पता होता है जिस कस्टमर को आप पिच करने जा रहे हैं वो कितने में बाइंग करता है, ये सेल्स वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब ऐसा नहीं है कि आपने क्या नाम है प्रोडक्ट बना ली हुआ है $15 की और उसने खरीदनी जो है वो $5 की बाइंग है, तो ये एक सेल्स वाले के लिए की एक्सपर्टीज होती है उसकी, जिसमें वो सेल्स का ब्रैकेट चेक करता है, सही, तो उसमें रहते हुए वो कॉस्टिंग करता है, देन ही पिच टू कस्टमर, कॉस्टिंग अप्रूव होती है, देन ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं और इस तरह की सेल्स होती है। अब बेसिकली टू वे होती है, एक में ये होता है कि वो डिजाइनर जो वहां बैठे होते हैं, हर ब्रांड के अपने डिजाइनर्स होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा लंबी हो जाएगी लेकिन समझने के लिए इसलिए जरूरी है कि इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिकली टू वे मार्केटिंग होती है। टू वे मार्केटिंग कैसे होती है, एक में फैक्ट्री जो होती है, जो पैरल साइड होती है या होम टेक्सटाइल होती है, वो अपने डिजाइनर जो उनके अपने डिजाइनर होते हैं वो ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए एक कस्टमर के लिए पूरी एक कैप्सूल कलेक्शन बनाते हैं, ठीक है। एक तो हो गया ये जिसमें से कस्टमर किसी का कपड़ा सिलेक्ट करता है, किसी की स्टाइलिंग सिलेक्ट करता है, किसी का कोई चीज सिलेक्ट कर लेता है और फिर एक उसका कॉम्बो बना के कहता है कि अब मुझे ये प्रोडक्ट दे दो, या एज इट इज आपको की कोई प्रोडक्ट हिट हो जाती है। ये तो हो गई वन साइड। अब टू साइड, सेकंड साइड क्या है, सेकंड साइड ये है कि जो उनके डिजाइनर्स बैठे होते हैं, ठीक है, जो वो अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं, पूरी उन्होंने एक रिसर्च की हुई होती है, वो उसके मुताबिक आपको भेजते हैं कि हमें ये कपड़ा चाहिए, ये फीचर्स होने चाहिए, ऐसी स्टाइलिंग होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। फिर क्या होता है कि वो टू वे चल रही होती है, कुछ उनकी चीजें हमारे पास आती है, हम उनको भेजते हैं, कुछ हमारी चीजें वहां जाती हैं, तो इस तरह क्या होता है कि एक आपका बिजनेस का पोर्टफोलियो जनरेट होता चला जाता है, आपके ऑर्डर्स मैच्योर होते हैं और बैक एंड पे आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो सेल्स बेसिकली इस तरह काम करती है एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर। जब हमारा कोई एड से कोई रिलेशन नहीं है, हम कोई एड नहीं बनाते, कोई कमर्शियल्स या उस तरफ नहीं जाते, कोई हम लोग वो नहीं करते। हाँ, एक और चीज जो इंपॉर्टेंट होती है, हम अपनी प्रोडक्ट को शोकेस करते हैं। शोकेस में हमारी डिफरेंट एग्जीबिशंस होती हैं, होम टेक्सटाइल्स वालों की जर्मनी में होती हैं, जो अपैरल वाले होते हैं उनकी जर्मनी, न्यूयॉर्क, वियतनाम, थाईलैंड, इस तरह उनकी हो रही होती है। तो वो क्या करते हैं कि हर कंपनी इधर वो अपैरल की है या होम टेक्सटाइल की, तो उनके डिफरेंट इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो वो जाके अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ कस्टमर्स आते हैं, तो ये भी एक मोड है मार्केटिंग का। अच्छा, आपकी बातों से एक चीज और नजर आई कि यहाँ का डिजाइनर और वहाँ का डिजाइनर जब एक दूसरे के साथ अपनी कम्युनिकेशन रखते हैं तो फिर वो रिक्वायरमेंट्स का मामला आता है, तो कुछ चीजें यहाँ से जाती हैं, कुछ चीजें वहाँ से आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं कल्चरल एक्सचेंज वाला मामला हो जाता है। क्योंकि जो डिजाइन्स मैंने आज तक पढ़ा है या सुना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भी मीडिया की तवस्सुल से आर्ट्स में एक हिस्सा रहा है, तो हमने ये सुना है कि भाई आपका जितना भी डिजाइन या आर्ट वर्क का काम होता है वो बेसिकली आपके कल्चर से जस्ट लाइक एक्सट्रैक्ट किया हुआ होता है। तो बाहर की डिजाइन्स और यहाँ की डिजाइन्स अगर हम एक्सचेंज करें तो कहीं ना कहीं वो कल्चर एक्सचेंज जरूर हो रहा होगा, क्योंकि हर इंसान अपने माइंड सेट के हिसाब से डिजाइन बनवाता है। जैसे हम कहते हैं कि भाई अगर हम यहाँ पर कहीं किसी ओल्ड मॉन्यूमेंट पे चले जाते हैं तो हम कहते हैं यार दिस इज जस्ट लाइक रिजेम्बलेंस टू द इंडियन आर्कियोलॉजी एंड ईरानी आर्कियोलॉजी, समथिंग लाइक दिस। मगर बेसिकली जब हम उसकी डेप्थ में जाते हैं तो वो आइडिया होता है कि हाँ यार ये कल्चरल एक्सचेंज वाला मामला हुआ है, वहाँ लोग घूम के आए, यहाँ आए, वैसी चीज यहाँ बना दी, तो कहीं ना कहीं वो माइंड का मामला एक दूसरे के साथ मिलता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक चीज और भी है कि जो लोग आजकल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटीज की बिजनेस डिग्रीज करवाती हैं और मेजर शायद उनके भी टेक्सटाइल के अंदर ही होते हैं, बहुत सारी चीजों के अंदर। तो आपने थ्रू आउट बिजनेस डिग्री की है और शायद मुझे नहीं लगता कि आपने कोई टेक्सटाइल से एग्जैक्टली कोई डिग्री की है, तो क्या जरूरी है कि कोई टेक्सटाइल रिलेटेड मेजर्स भी आपने किए हों या करने पड़ते हैं इस फील्ड के अंदर? टेक्सटाइल का बैकग्राउंड डिग्री अगर आपके पास है तो आपके लिए एक एज है। जहां तक बात मेरी है, मेरे साथ एक थोड़ा सा रिवर्स सिचुएशन है। मैं पहले फील्ड में आया और उसके बाद मैंने डिग्री ली, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस गेन कर लिया था और क्योंकि फील्ड बहुत बड़ी है, लर्निंग हर रोज, अभी भी हम लोग 15-16 साल बाद भी कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हैं। जो टेक्सटाइल के अंदर जो आपकी माइक्रो स्टडी है ना, वो बहुत जबरदस्त क्लियर होती है।
ठीक है, जो टेक्सटाइल बैकग्राउंड से आते हैं, डिग्रीज लेकर आते हैं, तो उनकी ग्रिप उन चीजों पे बहुत स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू अदर जो सिर्फ आपकी बिजनेस की डिग्रीज लेकर आते हैं। तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनको पॉलिश करना बहुत इजी होता है एज कंपेयर टू द बिजनेस ग्रेजुएट्स। तो टेक्सटाइल्स वाली फील्ड में होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्योंकि हमारे साथ एक ये रहा कि एक फील्ड जो है एक ऐसे लेवल पे आके चूज की कि उस टाइम डिग्री का टेक्सटाइल का होता है नहीं कि डिग्री भी लेनी चाहिए, लेकिन जिस तरह हम फील्ड में आए तो उसमें पता चला कि डिग्री टेक्सटाइल में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम फील्ड में आ चुके थे तो आपकी फील्ड में टाइम दें या डिग्री लें वो थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल था, बट क्योंकि हम बिजनेस सेल्स में थे, ठीक है, तो हमने फिर उसमें रहते हुए उस चीज को किया और टेक्सटाइल वाला पार्ट जो है वो फील्ड में रह के सीखा। तो वो थोड़ा सा एक लेंदी प्रोसेस हुआ, बट समहाउ वो कवर हो गया। अच्छा, एक चीज है, कहीं ना कहीं इंसान सोचता है, बैठता है, देखता है और रियलाइज करता है। अगर हामिद को हम देखें टेक्सटाइल से हटा के, तो हामिद कहाँ देखते हैं अपने आप को? आई मीन टू से, अगर हामिद टेक्सटाइल की फील्ड में ना होता तो किस फील्ड में होता और क्या कर रहा होता? बहुत ही कोई आपने अहमकाना सवाल कर दिया। आपने कोई बड़ा ही खतरनाक सवाल पूछ लिया। देखिए, अगर मैं टेक्सटाइल में ना होता, ठीक है, तो शायद मैं वकालत की फील्ड में होता, ठीक है। रीजन बिहाइंड के जब कुछ लोगों को बोलने की आदत होती है, लोगों के लिए लड़ने की आदत होती है, ठीक है, तो उसको लगता है कि ये यही वाला शोबा है जिसमें आप एडवोकेट बन के और देन बैरिस्टर वाली डिग्री परसू करते और इसी में करियर करते। तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका, बट क्योंकि आपकी अगर आप टॉकेटिव हो, ठीक है, आपको लोगों के साथ सोशलाइजिंग में आता है मजा, आप उसी में सीखते हो, आप उसमें रहते हो, सोशल सर्कल में रहते हो, तो टेक्सटाइल की सेल्स भी एक बहुत अच्छी फील्ड है। तो नेचर से करीब है, क्योंकि इसीलिए इसमें मजा भी आया और इसीलिए मैंने अपना करियर भी परसू किया। तो टेक्सटाइल अगर मैं नहीं होता तो हामिद आज एक बैरिस्टर की सूरत में आपके सामने बैठा होता, लेकिन क्योंकि उसमें नहीं है तो टेक्सटाइल के उसमें आज। अच्छा, कहीं ना कहीं फील हुआ कि आज भी तुम बैरिस्टर हो, कहीं ऐसा कोई सिचुएशन? अक्सर ऐसा फील आता है, फील यूं आता है कि जब कहीं कुछ गलत हो रहा होता है, ठीक है, वो केस किसी और का होता है, लेकिन क्योंकि वो आपके सोशल सर्कल में हो रहा होता है तो फिर वो एक नेचर के मुताबिक फिर आप चले जाते हो वहां पे और उसको फिर आप डिफेंड करना शुरू करते हो और 4-6 लोगों को अपनी तरफ कर लेते हो कि आ बैल मुझे मार वाला सीन हो जाता है। तो ऐसा होता है समटाइम, क्योंकि आप नेचर से बियॉन्ड नहीं जा सकते कभी भी। सही। अच्छा, बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजों के ऊपर हम बात कर सकते हैं, मगर कुछ चीजें होती है बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अभी हमने बात की कि अगर हामिद टेक्सटाइल की सेल्स के अंदर ना होता तो आपने कहा आप एडवोकेसी के फील्ड में जरूर होते। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम ये कहें कि भाई आपने बिजनेस के अंदर ही सारी डिग्रीज की है तकरीबन, ठीक है, तो बिजनेस के अंदर पढ़ते हुए कौन से सब्जेक्ट्स आपके मोस्ट फेवरेट रहे? ऑब्वियसली सेल्स का जो पार्ट होता है, सप्लाई चेन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा। वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि एक सप्लाई चेन, आप क्योंकि जो सेल्स वाला होता है सप्लाई चेन से भी लिंक्ड होता है। तो सप्लाई चेन कह लें आप, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग कह लें, ये दो सब्जेक्ट ऐसे थे कि जो कि एक इम्पॉर्टेंट भी थे, मेरी फील्ड से रिलेटेड थे, और उसके अलावा उसको पढ़ने का भी बहुत मजा आया, क्योंकि जो बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन थे वो क्लियर हुए और एक सही पैटर्न में चीजों को कैसे लेके जाना है, स्ट्रेटेजिकली कैसे आगे करना है, सप्लाई चेन के जो हर्डल्स हैं उसको कैसे आपने टेक्निकली रिजॉल्व करना है। तो ये जब दो चीजों का कॉम्बिनेशन था ना, जब पढ़ के तो समझ में आया कि ये कितने इंपॉर्टेंट है, तो उनका लिंक जो था वो बहुत जरूरी था। तो जब मैं अपनी बिजनेस की डिग्रीज ले रहा था तो मेरे हमेशा जो फेवरेट सब्जेक्ट रहे तो ये दो रहे, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग और सप्लाई चेन। अच्छा, ऑब्वियसली जैसे आपने इनिशियली बताया कि भाई आप ग्राफिक्स के रिलेटेड काम करते थे एंड देन अगेन आपकी स्टडीज भी उसी तरह की थी। ये बिजनेस की तरफ स्टडीज चले, ठीक है, जॉब लग गई, सब कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, आपने फॉर एग्जांपल मास्टर्स तक कर लिया, आगे पढ़ने का ख्याल क्यों और किस लिए? देखिए, जो एजुकेशन है ना वो बेसिकली आपको शऊर देती है, ठीक है। डायनेमिक्स जिस तरह चेंज हो रहे हैं, जिस तरह एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो आपको नई चीजें सीखना बहुत जरूरी है। नई चीजें सीखने के लिए आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि आप सीख किससे रहे और सीख कहाँ से रहे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने सीखना ही है ना, तो आप अगर अच्छी जगह से सीख रहे हैं और किसी प्रोफेशनल लोगों से सीख रहे हैं जो फील्ड में ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे हैं और अपना नाम कमा चुके हैं, तो आपके इसमें चार चांद लग जाते हैं कि आपके पास एक फील्ड एक्सपीरियंस है
प्लस आपके पास एजुकेशन बैकग्राउंड है, उन लोगों के साथ, उन लोगों के से पढ़े आप जो वाकई में फील्ड में कुछ कर कर आए हैं और कुछ मायने रखते हैं। तो मुझे भी हमेशा सीखने का रहा, तो लर्निंग एस्पेक्ट तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों न जाना पड़े, तो उसके ऊपर हम कायम हैं। तो इसीलिए फिर एमबीए किया, एमबीए के बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद मुझे नीड हुई कि यार एमएस करना चाहिए। एमएस के बाद इंशाल्लाह पीएचडी का इरादा है कि कुछ ना कुछ करके कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स टू कंपनी भी रहे और आप मुल्क में भी, और पर्सनल ग्रोथ भी आपकी साथ साथ चलती रहे। अच्छा, आपकी बातों से बहुत सी चीज़ों की ये कहूँगा कि समझ में आता है कि आपकी बहुत अच्छी प्लानिंग्स भी हैं। तो आज से 5 साल के बाद हम हामिद को कहाँ देख रहे हैं? आज फॉर एग्जांपल मर्चेंडाइज मैनेजर है, तो आपने क्या मतलब कोई विजन रखा हुआ है कि भाई आपको इस तरह की पोजीशन को टच करना है? इन फ्यूचर जो जिस पेस पे मैं जा रहा हूँ या जो मेरी स्ट्रेटेजी है, बाकी तो गॉड नोज वेल कि अल्लाह ताला ने क्या प्लान किया हुआ है, बट मैं जो माइलस्टोन सेट किए हैं उस पे मैं अपने आप को कंसल्टेंसी वाली साइड पे देखता हूँ। क्योंकि जब आप एक एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं, फील्ड का एक्सपीरियंस लेके, तो बहुत सारी चीजें जो आपको लगता है कि ओवरलुक्ड हो रही है इंडस्ट्री में, तो आप उनको बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और उसको मिनिमाइज करवा सकते हैं थ्रू योर कंसल्टेंसी। तो मैं अपने आप को एक एज अ कंसल्टेंट देखता हूँ आफ्टर सर्टेन टाइम, क्योंकि चीजें तो लोग कर रहे हैं। आप क्योंकि अभी आपने न्यू कमर्स की बात की कि कोई आना चाह रहा है, तो गाइडलाइन होना बहुत जरूरी है। हम जिन चीजों से गो थ्रू होके गए और एक लंबा ट्रैक हम लोगों ने फॉलो किया, तो मैं चाहता हूँ कि जो न्यू जनरेशन आए या यूथ जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, वो इतना टाइम वेस्ट ना करें, वो एक राइट पाथ पे आए, चीजें मिनिमाइज हों, आपके जो सिस्टम के अंदर जो फ्लॉज हैं वो कवर्ड हों। तो उससे क्या होगा कि इंडस्ट्री को भी ग्रोथ मिलेगी, प्लस जो आपका यंग ब्लड है वो अच्छे से परफॉर्म करके एक शॉर्ट टाइम में अपने आप को प्रॉपर तरीके से मेंटेन भी करेगा, प्लस वो आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियरी भी होगा। बिल्कुल। तो आपको रिटेन नहीं करना पड़ेगा कि यार अब इसको कैसे संभालें, ठीक है, इसकी तो ग्रोथ ही रुक गई है। सही। ठीक है, तो मैं अपनी कंट्रीब्यूशन एज अ कंसल्टेंट देखता हूँ अगले 5 सालों में कि मैं उस वाले पार्ट पे काम करूं। सही। तो मतलब हम ये एक्सपेक्ट करेंगे फ्यूचर में आप अपनी कोई कंसल्टेशन फर्म इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे जिसमें बहुत सारे लोग मुस्तफीद होंगे। अच्छा, टेक्सटाइल से हम बात हमारी स्टार्ट हुई थी और मैं चाहूंगा कि हमारी बात टेक्सटाइल से ही अपने इख्तिताम की तरफ भी जाए। तो अगले 5 सालों में आप टेक्सटाइल की फील्ड को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त टेक्सटाइल डिजाइनिंग या टेक्सटाइल बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, एंड बहुत सारे लोग शायद मायूस भी हो गए थे। आपसे भी बात हुई तो आपने कहा कि भाई ये डाइवर्सिफाइड चीज़ें हैं जिसके अंदर आप डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए अपने पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाइड करेंगे तो फिर आप सस्टेन कर सकते हैं। और आपके बकौल ये कि हमारी जो फाइनेंशियल एंडिंग्स हैं वो भी काफ़ी बेहतर है। ऐसा नहीं है कि वो सस्टेनेबिलिटी की नहीं मगर बेहतरी की तरफ है। बेशक। तो आगे आप इसको टेक्सटाइल को कैसे देखते हैं, स्पेशली पाकिस्तान के? पाकिस्तान में टेक्सटाइल का फ्यूचर हमेशा ब्राइट रहा है। ठीक है, रीजन बिहाइंड के टेक्सटाइल, क्योंकि हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, कपास हमारे पास है, यार्न, वीविंग, सारे सेटअप्स हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास जायंट्स मौजूद हैं जो बिग इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, हमें जो अगले 5 सालों में देख रहे हैं वो डिजिटलाइजेशन की तरफ टेक्सटाइल जो है वो मूव हो रही है। हमें अभी से डिजिटलाइजेशन की तरफ सोचना चाहिए, चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड टूवर्ड्स टू यूरोप, यूएस बहुत आगे जा चुका है और हम उन मैनुअल पैटर्न, उन मैनुअल वर्किंग से निकल के ऑटोमेटिव जो चीजें हैं उनकी तरफ आ गए। ठीक है, तो हमें भी वो सारी चीजें अभी से ही लर्निंग साइड पे ऐड कर लेनी चाहिए कि हम उन चीजों को ऐड करें ताकि उन 4-5 सालों में हम compete कर सकें दूसरी कंट्रीज को जो कि टेक्नोलॉजी का एरा है। बिल्कुल, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूं कि अभी से हमें अपनी डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए कि हम कैसे डिजिटलाइजेशन को अपनी करियर में, अपनी ऑफिशियल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे उसको ऐड कर सकते हैं। नो डाउट। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि हमने देखा, अगर फॉर एग्जाम्पल 76 ईयर्स को देखें तो पाकिस्तान शुरू से ही टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर रहा है। टेक्सटाइल में बहुत अच्छा नाम उसने कमाया और विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्सटाइल के अंदर बहुत अच्छी तरह से और तेजी से रैपिडली जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजीज है उसको इम्पार्ट किया गया। एनीवेज, टाइम ऑब्वियसली अपने तेजी और रफ्तार के साथ जा रहा है। वेरी सून आपके साथ दोबारा इंटरेक्शन जरूर होगी। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग। लास्टली कोई मैसेज यूथ को मैं यही मैसेज कन्वे करना चाहूंगा, बी पेशेंस, जल्दी ना करें, चीजों को ग्रेजुअली लेके चलें और स्ट्रॉन्ग लेवल पे लेके चलें, शॉर्टकट्स पे मत जाएं।
क्योंकि शॉर्टकट्स का रास्ता हमेशा जो है आगे मुल्क को भी नुकसान पहुंचाएगा और हमें इटसेल्फ तो पहुंचाएगा। सो व्यूअर्स, इसी के साथ इस सेशन का टाइम हो जाता है अपने इख्तिताम की तरफ। और जी हाँ, देखते रहिए प्रोग्रेसिव पाकिस्तान।